हेलो बच्चों। तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 शुरू करें, जो चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। हमारे ज्योमेट्री का ये सबसे सिंपल चैप्टर्स में से एक है। और ये चैप्टर हम लोग शुरू करें तो सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हम लोग समझें, जिनमें सबसे पहले हमारे बेसिक टर्म्स आते हैं। ऐसे टर्म्स कि जिनके बारे में हमने पहले समझ चुके हैं, पहले के स्टैंडर्ड्स में इनके बारे में पढ़ चुके हैं। अभी सिर्फ उनको थोड़ा रिवाइज कर लें, इनके नाम याद कर लें कि ये नाम आपको याद है कि नहीं। सबसे पहले पॉइंट। ज्योमेट्री में पॉइंट किसे कहते हैं? तो कोई भी एक छोटा सा डॉट, तो उसे पॉइंट कहते हैं ना, ये तो ध्यान है ना हमें। इनके बाद लाइन। तो लाइन किसे कहते हैं? ज्योमेट्री में कि कोई भी लाइन जिसमें दोनों साइड ऐसा एरो एरो बना हुआ हो। एरो का मतलब होता है कि ये दोनों साइड इनफाइनेट है, कि इसको इनफाइनेटली जितना चाहे उतना आगे तक हम लोग ले सकते हैं, तो उसे लाइन कहते हैं ना। अगर इसको नाम दे ए बी, तो उसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं कि नहीं, कि लाइन ए बी, ऐसे सिंबल में लिखा जाता है ना, लाइन ए बी, बराबर। इनके बाद आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? कि जब जो लाइन के दोनों साइड एरो ना हो, मतलब ये दोनों तरफ एंड पॉइंट आए हुए हो, तो ये लाइन सेगमेंट कहलाता है। ये दोनों तरफ एंड पॉइंट है। लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते कि उन्हें इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं, उसके कोई एंड पॉइंट नहीं है। और जिसके दोनों तरफ ये एंड पॉइंट आए हुए हैं कि बस न इसको इससे आगे ले जा सकते हैं, न इसको इसके आगे ले जा सकते हैं, दोनों तरफ एंड पॉइंट है, तो वो क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट कहलाता है। इसे भी अगर एंड पॉइंट को नाम दे दें ए बी, तो उसे शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है ना, कि लाइन सेगमेंट ए बी, सिंबल ऐसे दिया जाता है, सिर्फ ऊपर सीधी लाइन, लाइन सेगमेंट ए बी। उसके बाद आता है रे। तो रे किसे कहते हैं हम लोग ज्योमेट्री में? तो जिसमें एक एंड पॉइंट हो और दूसरी तरफ इनफाइनाइट हो, तो वो रे कहलाता है। कि अगर यहाँ पे एंड पॉइंट है और यहाँ दूसरी तरफ इनफाइनाइट है, तो ये रे कहलाया। या तो यहाँ एंड पॉइंट होगा और दूसरी साइड इनफाइनाइट होगा, तो ये रे कहलाता है ना, जिसमें एक साइड एंड पॉइंट हो और एक साइड इनफाइनाइट हो। इसे सिंबल में ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, रे ए बी। इन सब के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा ही हुआ है कि ये ऐसे लिखते हैं, रे ए बी, ऐसे सिंबल में लिखा जाता है, बराबर। ये लाइन, लाइन सेगमेंट, रे। उसके बाद आता है कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। इनके बाद दूसरा कौन सा टर्म? कॉलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो कॉलिनियर पॉइंट्स हम लोग किसे कहते हैं? कॉलिनियर मतलब जो एक ही लाइन पे आए हुए हो वो, तो उसे कॉलिनियर कहते हैं। अगर कोई पॉइंट्स हो कि जैसे कि ए बी सी डी, कोई भी पॉइंट्स, ठीक है, कोई भी तरह के अगर पॉइंट्स हो और वो सभी पॉइंट अगर एक ही लाइन पे आए हुए हो ना, तो इसे हम लोग कहते हैं कॉलिनियर पॉइंट। एक ही लाइन पे है, या भले लाइन सेगमेंट पे हो, कि यहाँ पे अगर कोई पॉइंट्स सब एक ही लाइन पे आए हुए हो, तो ये सभी पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? कॉलिनियर पॉइंट। ठीक है, पॉइंट्स ऑन अ सेम लाइन। और नॉन कॉलिनियर मतलब? तो नॉन कॉलिनियर मतलब कहलाता है कि जो पॉइंट्स सेम लाइन पे न हो। अगर समझो ए बी सी डी, कोई ई पॉइंट यहाँ बाहर आया हुआ है, कि कोई पॉइंट यहाँ पे हो बाहर, कोई पॉइंट यहाँ पे अगर बाहर आया हुआ हो, ये एफ पॉइंट, तो ये नॉन कॉलिनियर कहलाया। मतलब ये सब पॉइंट एक लाइन पे नहीं है, लाइन के बाहर आए हुए पॉइंट्स हैं, तो वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। समझ आ रहा है? और ये सब तो हमने पहले भी पढ़ा था ना, कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद आता है, उसके बाद दूसरे कुछ टर्म्स हम लोग देखें तो वो आता है टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब एंगल आपको पता है ना, दो रे से बना हुआ फिगर, दोनों तरफ अगर रे बनाई जाती हो, ऐसे कि दोनों तरफ रे बनाई जाती हो और जिसका कोई एक कॉमन पॉइंट, जिसे वर्टेक्स कहते हैं, कॉमन पॉइंट हो, तो वो ये फिगर एंगल कहलाता है। और उस एंगल के कौन कौन से टाइप्स आते हैं? तो जनरली उस एंगल के 6 टाइप आते हैं, 6 टाइप्स, याद रखना इनके सबके 6 टाइप्स। सबसे पहला टाइप आता है, वो कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? कि जिस एंगल का मेजर 90 से छोटा हो,
एन एंगल लेस देन 90 से छोटा जो एंगल हो तो उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे 45, 60, 75, 30, कोई भी 90 से छोटा एंगल। 0 to 90 के बीच में अगर हो ना, समझो कौन सा 0 to 90 के बीच में जो भी एंगल्स आते हो तो उसे हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है, वो आता है राइट एंगल। राइट एंगल मतलब जो एंगल एग्जैक्टली 90 हो, ना 90 से छोटा ना 90 से बड़ा, एग्जैक्ट 90 हो तो उसे कहते हैं राइट एंगल, जो एग्जैक्ट 90 कहलाता है। बराबर ना, ये 0 to 90 के बीच में वो एक्यूट एंगल, जो एग्जैक्ट 90 आता हो वो ये राइट एंगल, और जो एंगल 90 से बड़ा हो तो उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा एंगल, जो 90 से बड़ा एंगल हो। मतलब समझो कि जिस एंगल का मेजर 90 से लेकर 180 के बीच में आता हो, 90 से 180 के बीच में आता हो तो वो एंगल ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता हो। 90 से बड़ा मतलब कोई भी नहीं, जो 90 और 180 के बीच में आता हो तो वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। ठीक है। इनके बाद का एक एंगल आता है जिसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब वो एंगल कि जो एग्जैक्टली 180 आता हो, जो ऐसी सीधी लाइन बना देता हो। सीधी लाइन मतलब जिसका मेजर एग्जैक्टली 180 हो, ना 180 से छोटा ना 180 से बड़ा, एग्जैक्टली 180 आता हो तो उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल। बराबर, ध्यान रखना ये। इनके बाद दूसरा आता है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल कौन सा कहलाता है, कि ऐसा एंगल जो जनरली 180 से बड़ा हो, यहाँ 180 आया ना जो स्ट्रेट एंगल, जो एंगल 180 से बड़ा हो, मतलब जो एंगल अब ऊपर नहीं ऐसे नीचे की तरफ जा रहा हो, ये नीचे की तरफ गया एंगल, तो ऐसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, उल्टा एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल का मेजर आता है हमेशा 180 से लेकर 360 के बीच में। 180 से 360 के बीच में जो एंगल हो ना तो उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और आखिरी आता है, वो आता है फुल एंगल या कंप्लीट एंगल या पूरा सर्कुलर एंगल, जो भी नाम उसे कहो। इस कंप्लीट एंगल जिसका मेजर एग्जैक्टली 360 हो, मतलब जिसकी लाइन पूरा सर्कल घूम के फिर से वहीं आती हो, एक ही के ऊपर दूसरी लाइन भी ना, ठीक है ना, तो उसे फुल एंगल कहते हैं, जिसका मेजर एग्जैक्टली 360 आता हो। ओके, तो एंगल्स के ये टाइप से सब ध्यान देना, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड फुल या तो कंप्लीट एंगल। बरोबर। अब देखो ये टाइप्स ऑफ एंगल्स जैसे देखे, इनके बाद का एक पॉइंट आता है जो आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। याद आ रहा है, ये सब भी आप लोगों ने पहले पढ़ा ही था सब। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो कहलाते हैं कि जिन एंगल्स का टोटल 90 होता हो एग्जैक्ट, जो दो एंगल का टोटल एग्जैक्टली 90 होता हो तो वो एंगल्स क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि ये एक एंगल दिया हुआ है उसका मेज़र 52 है और दूसरा एंगल दिया हुआ है उसका मेज़र 38 है। तो 52 और 38 दोनों का प्लस करो तो दोनों का प्लस एग्जैक्टली कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। मतलब जिनका टोटल हमेशा 90 डिग्री ही आता हो तो वो एंगल कौन से कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ओके, और दूसरा सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं कि जिन एंगल का टोटल, जिन दो एंगल का टोटल हमेशा 180 होता हो तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जिन एंगल्स का टोटल 180 होता हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर एक एंगल 128 है और एक एंगल 52 है तो ये एंगल्स कौन से कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री, क्योंकि इन दोनों का प्लस करो तो वो 180 होगा। 180 ना, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, सीधी लाइन बनेगी नीचे ऐसे। बरोबर, तो जिसका टोटल 180 होता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। याद आ रहा है कुछ ना, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स। और दूसरा एक पॉइंट देखें, जो पॉइंट आता है पेयर ऑफ एंगल्स। यहाँ पेयर ऑफ एंगल्स में कुछ नॉर्मल
एंगल्स के टाइप्स हम लोग देखें, जैसे सबसे पहला आता है वो आता है एडजेसेंट एंगल। नाम याद रखना है, या सिर्फ ड्राइंग है, नाम सुनना ध्यान से और याद रखना। सबसे पहला आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट मतलब क्या? एडजेसेंट का मतलब होता है पास पास के एंगल्स, पास पास में आए हुए एंगल्स। कि जैसे यहाँ पे ये जो दो एंगल्स हैं वो दोनों एंगल पास पास में आए हुए हैं, जिनके बीच में एक ये कॉमन रे आती हो, जिनके बीच में ये कॉमन रे कॉमन लाइन आती हो, तो उसे हम लोग एडजेसेंट एंगल कहते हैं। कि जैसे यहाँ पे एक एंगल हुआ, एंगल सी ओ बी, ये एंगल ना एंगल सी ओ बी, याद है ना, ऐसे हम लोग एंगल लिखते हैं कि एंगल सी ओ बी। सी ओ बी कौन सा एंगल? कि यहाँ सी से शुरुआत करो तो ये सी, फिर ये ओ, और यहाँ ये बी, तो ये वाला जो एंगल हुआ एक ये, और उसके पास में ये एंगल, उसका नाम अगर आप ऐसे दे सकते हो कि ये ए से अगर शुरू करो तो ए, ये फिर ओ, और फिर ये बी, मतलब दूसरा एंगल एंगल ए ओ बी। तो ये दोनों एंगल्स कौन से कहलाए? एडजेसेंट एंगल कहलाए। भाई पास पास में आए हुए हैं, बीच में ये एक कॉमन लाइन आई हुई है, तो ये सब एडजेसेंट एंगल्स हुए। ठीक है, इसी एडजेसेंट एंगल पर से बनता है ये एक, जिसे कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये जो दूसरी ड्राइंग है उसे क्या नाम देंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर मतलब क्या? कि ऐसे दो एडजेसेंट एंगल, दो या तीन, कितने भी हो सकते हैं, जनरली दो ही, लेकिन भले उससे ज़्यादा भी हो, कि ऐसा कोई भी एडजेसेंट एंगल कि जिनका टोटल 180 होता हो, जिसका टोटल 180 होता हो, या जो दो एंगल मिलकर एक सीधी लाइन बनाते हो, तो उसे कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। समझे ना, दो एंगल मिलकर जो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हो ना, तो उसे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि ये दो एंगल है, ये पहला एंगल, इसको नाम क्या दे सकते हैं? तो इसको नाम दे सकते हैं सी ओ बी। ऐसे ही नाम होता है ना, नाम तो ध्यान है ना कैसे देते हैं, कि ये सी एंगल, उसके सामने ये ओ, और उसके ऊपर ये बी, सी ओ बी। तो ये पहला एक एंगल हुआ, और दूसरा एंगल ये एंगल, इसको क्या नाम देंगे? बी ओ ए। ऐसा ना, या तो भले उल्टा लिख सकते हो, ए ओ बी। तो ये जो दो एंगल है तो एडजेसेंट, दोनों पास पास में आए हुए हैं, लेकिन दोनों मिलकर नीचे एक ये स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, नीचे सीधी लाइन बन जाती है ना, तो ऐसा क्या कहलाता है? ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर में इन दोनों का टोटल, जो ये 1 और 2 है, दोनों का टोटल हमेशा कितना होगा? 180। क्योंकि ये सीधी लाइन अगर बन जाती है तो सीधी लाइन का टोटल हमेशा कितना होता है? 180 होता है, बराबर। ये हुए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जिनका टोटल हमेशा 180 आएगा। और दूसरे एक एंगल अगर आपको याद हो तो उसे हम लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये जो ड्राइंग दी गई है, वर्टिकली अपोजिट, कि जब कोई एंगल्स में, जब कोई लाइन में, कोई अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, ध्यान देना, जब कोई दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, तो उन लाइंस में जो सामने सामने एंगल्स आए हुए हैं ना, जैसे ये एक एंगल और उसके सामने वाला ये एक एंगल, तो ये जो सामने सामने के एंगल्स हुए ना, इन एंगल्स को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। या भले इस तरफ भी हो कि ये एक सामने का एंगल और उसके सामने ये एंगल, तो ये दोनों भी कौन से कहलाए? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहाँ ड्राइंग में प्रॉपर है ना, कि जैसे ये नंबर 1 वाला एंगल और ये नंबर 2 वाला एंगल, ये सेम पॉइंट के दोनों तरफ आए हुए जो एंगल्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा कैसे होते हैं? तो वर्टिकली अपोजिट हमेशा इक्वल होते हैं। जो सामने सामने के एंगल हैं उनका टोटल 180 मत लिखना, लेकिन वो दोनों सामने सामने हमेशा कैसे होते हैं? तो इक्वल होते हैं। कि अगर ये नंबर 1 है, उस एंगल का मेज़र अगर 50 डिग्री हुआ, तो नंबर 2 भी सामने हमेशा कितना होगा? 50 डिग्री होगा। ये दोनों इक्वल होंगे ना, बराबर। समझ आई बात? तो एक ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये याद रखना कि लीनियर पेयर जो सीधे एक लाइन बनाते हो
तो उस पर जो भी एंगल्स आए हुए हैं ना, जरूरी नहीं है दो, कभी कभार 3 एंगल भी होते हैं। ऐसी लाइन भी अगर बनी हुई हो तो ये 1, ये 2, ये 3, 3 एंगल्स भी हो जाएंगे ना। कितने भी एंगल अगर एक सीधी लाइन पे आए हुए हो तो उसे कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और उनका टोटल हमेशा कितना होता है 180। 2 हो 3 हो, सबका टोटल हमेशा 180 होगा। ओके। और दूसरी साइड है, दूसरी साइड ये वर्टिकली अपोजिट, याद रखना वर्टिकली अपोजिट सामने सामने एंगल्स होते हैं और उनका मेजर हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, तो ये रूल्स ध्यान रखो। अब इनके बेस पर हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं कि एक्सरसाइज 6.1, और एक्सरसाइज 6.1 में पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन 1 ऐसा दिया हुआ है कि इन गिवन फिगर, यहाँ पे जैसे आप ये ड्राइंग देख रहे हो बराबर, आपके टेक्स्ट बुक में ये जैसे फिगर दिया हुआ है, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। यहाँ देख रहे हो कि ये लाइन ए बी, मैं अगर रफ में बनाऊँ ना तो देखो ये ए बी लाइन है ऐसे, या नाम जैसे आप देख रहे हो ना कि ये ए और बी, ये बी, और यहाँ पे ऐसे लाइन बनी हुई है ये सी डी। ठीक है, ये लाइन बनी हुई है कि नहीं कि ये सी और डी, दे इंटरसेक्ट एट ओ। ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है ना, जिस पॉइंट पे टच हो रहा है ना, वो पॉइंट ओ दिया हुआ है। लिखा हुआ है कि एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70। अब ड्राइंग में देखो कौन सा एंगल बन रहा है, ए ओ सी। तो देखो ए ओ सी मतलब ये वाला एंगल हुआ ये साइड में, ये ए ओ सी, और प्लस बी ओ ई। तो बी ओ ई मतलब ये बी, ये ओ, और ये ऊपर ई, मतलब ये वाला एंगल हुआ आपकी ड्राइंग में। अगर यहाँ आपको जो है वो ड्राइंग छोटी लग रही हो तो आप लोग टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठो और उसमें फिगर चेक करो कि क्या दिया हुआ है। एंगल बी ओ ई और एंगल ए ओ सी, ये दोनों एंगल का टोटल 70 दिया हुआ है। एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 है, ये एक एंगल, एंगल बी ओ डी, ये नीचे एक एंगल दिया हुआ है उसका मेजर 40 दिया हुआ है। देन फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। हमें एंगल बी ओ ई ढूंढना है, तो बी ओ ई ये वाला एंगल एक ढूंढना है, एंड सी ओ ई ये एंगल एक ढूंढना है, लेकिन इस एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। जब भी कोई एंगल का रिफ्लेक्स ढूंढना हो ना तो पहले वो एंगल ढूंढ लिया करो और फिर उसको 360 में से माइनस कर दिया करो। तो 360 से माइनस कर देंगे तो वो एंगल हमें उसका रिफ्लेक्स एंगल मिलेगा। ओके, तो देखो यहाँ पर हम लोग इसका सॉल्यूशन देखें, समझना ध्यान से। जैसे यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे कि हियर ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ध्यान से समझना पूरा सॉल्यूशन, और आपकी टेक्स्ट बुक चाहिए तो साथ में रखना कि जिससे पता चले हमें क्या क्या ढूंढना है। हमें इसमें कौन से दो एंगल ढूंढने थे, ये एंगल और ये एंगल, ये दो एंगल ढूंढने। ठीक है, भले कैसे भी कोई भी पहले ढूंढो, लेकिन वो दो ढूंढने हैं ना हमें। तो यहाँ ऐसा लिखेंगे सबसे पहले ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ देखो ये ए बी वो स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन बन रही है। तो अगर ये सीधी लाइन बन रही है तो इसका मतलब ये जो तीन एंगल हुए ना 1, 2 और 3, तीनों जो राइट किए हुए हैं वो तीनों वो लीनियर पेयर के एंगल्स हुए। कौन से पेयर एंगल, लीनियर पेयर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है इसीलिए। और ये जो तीनों एंगल हुए ना वो तीनों का टोटल कितना होगा फिर 180, क्योंकि सीधी लाइन पे दिए हुए हैं तो तीनों का टोटल कितना 180 हुआ। तो यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा कि एंगल ए ओ सी, ये एंगल ए ओ सी ये फर्स्ट वाला, प्लस एंगल सी ओ ई, ये एंगल सी ओ ई ये सेकेंड, और प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई ये थर्ड, तीनों का टोटल कितना तो 180। ओके, ये तीनों का टोटल हुआ। अब इन तीनों में से हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, वो क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ था, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ ही था कि ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70। आपका क्वेश्चन देखो भले टेक्स्ट बुक में साथ में रखो उसे, कि यहाँ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70। तो जो ये दोनों एंगल हैं तो इन दोनों एंगल की प्लेस पर हम लोग 70 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, दोनों की प्लेस पर 70, और प्लस एंगल सी ओ ई ऐसे ही रखें हम लोग,
ये COE तो वैसे भी हमें ढूंढना है, ये बीच वाला तो ढूंढना ही था ना हमें, बराबर ना, COE। तो इसलिए AOC प्लस BOE उसकी जगह पे 70 लिख दिया, प्लस COE वैसे ही इक्वल टू 180। ये लाइन बनी। अब इसमें से जो हमें COE ढूंढना हो तो 70 को कहाँ ले जाते हैं, माइनस में ना, 70 माइनस में जाएगा, तो उसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि 70 अगर माइनस में जाए मतलब एंगल COE इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 110। COE उसका आंसर 110 हो जाएगा। ओके, तो ये एंगल आपको 110 मिला। लेकिन आपके क्वेश्चन में फिर से एक बार क्वेश्चन चेक करो, उसमें हमें ढूंढना था रिफ्लेक्स ऑफ COE। क्या ढूंढना था, रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो रिफ्लेक्स अगर ढूंढना हो ना तो या तो COE 110 मिला, सो रिफ्लेक्स ऑफ COE उसका अगर रिफ्लेक्स ढूंढना हो तो 360 माइनस 110, 360 में से ये 110 माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा टोटल, 250, बराबर ना। 360 में से 210 माइनस तो 250, ये रिफ्लेक्स एंगल मिला हमें। आई बात समझ में। तो देखो ये जो पहला एक ढूंढना था वो कंप्लीट, ये मिल गया। दूसरा ढूंढना है ये BOE, ये ढूंढना है। तो अब ये कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ लॉजिक समझ लो पहले कि आपके क्वेश्चन में तो ऐसे दिया हुआ था कि ये AOC ये वाला एंगल और ये BOE ये वाला एंगल, इन दोनों का टोटल 70 है। क्वेश्चन में दिया हुआ था ना AOC प्लस BOE इक्वल टू 70, ये दोनों 70 है। और दूसरा ये वाला जो नीचे एंगल दिया हुआ है ना, वो एंगल 40 दिया हुआ है। ये एंगल कितना दिया हुआ है, 40 का एंगल। तो देखो अगर ये 40 है ना तो ध्यान दो ये वाला एंगल जो 40 दिया हुआ है और उसके सामने ये वाला एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, हुए कि नहीं, दोनों वर्टिकली अपोजिट। तो अगर ये 40 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 40 का ही एंगल होगा, हुआ ना वर्टिकली अपोजिट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ऐसा लिखें, ये सेंटेंस लिखें। अब यहाँ से दूसरा पार्ट है, समझना, ये पहला एक मिल गया। अब दूसरा पार्ट शुरू करें कि नाउ AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। ये हमें पता है AB और CD बीच में ये O पे इंटरसेक्ट करते हैं। सो एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, कि AOC कौन सा एंगल हुआ, AOC ये वाला एंगल ना, और इक्वल टू एंगल BOD ये वाला एंगल। आपकी ड्राइंग में BOD ये एंगल, कि ये दोनों एंगल सामने सामने, वो कैसे कहलाए, वर्टिकली अपोजिट, तो दोनों इक्वल हुए। और दोनों इक्वल मतलब इक्वल टू दोनों का मेजर कितना लिखेंगे, 40। AOC भी 40 हो गया और BOD भी 40 हो गया। रीजन में यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं इसीलिए। अब जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि नाउ AOC प्लस BOE इक्वल टू 70, क्वेश्चन में दिया हुआ ही था ना, मैंने पहले ही बताया कि ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों का टोटल 70 है, बराबर, दोनों का प्लस 70 होता है। तो उसमें से ये मिल गया आपको 40, तो बाकी जो ये ढूंढना था वो कितना बचेगा, 70 में से 40 माइनस कर देंगे ना, समझ गए ना। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना कि AOC प्लस BOE इक्वल टू 70। तो उसमें से ये एंगल AOC उसकी प्लेस पर लिखेंगे 40, वो एंगल 40 का मिला, प्लस एंगल BOE, तो एंगल BOE ढूंढना है वो वही लिखेंगे इक्वल टू 70। तो अब जो BOE ढूंढना है तो ये 40 कहाँ जाएगा, उस साइड माइनस में, माइनस में होगा, मतलब कि 70 माइनस 40 एंगल BOE इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। ये मिल गया दूसरा एंगल भी, समझ में आई बात, ठीक है। तो हमें सम्स कैसे करने हैं वो ध्यान आ रहा है ना, हमने जो आगे रूल्स देखे ना, टाइप्स ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट, उनके बेस पर ही हमें सब सम्स करने हैं। ऐसे ही इसका सेकंड वाला भी देख लो एक, इसमें ऐसा दिया हुआ है कि इन अ गिवन फिगर लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखो ये XY ऐसे लाइन दी गई है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे ड्राइंग छोटी लग रही हो तो आप लोग जो है वो टेक्स्ट बुक साथ में रखना, कि ये XY लाइन और ये MN लाइन ऐसे दी गई है, बराबर, ये MN लाइन दी गई है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ O पे।
फिर दिया हुआ है एंगल पी ओ वाई 90, कि यहाँ पे एंगल दिया हुआ है एंगल पी, ये नाम है, ये एंगल पी ओ वाई, मतलब कि ये एंगल 90 का एंगल है, बरोबर। और ए बी रेशियो, ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है ना, ए और बी का रेशियो 2 और 3 का रेशियो दिया हुआ है, तो हमें सी ढूंढना है। यहाँ देखो ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, लेकिन हमें फाइंड करना है सी। तो अब यहाँ ध्यान देना कैसे करना है, हम लोग इसका सॉल्यूशन देखें, समझना ध्यान से, कि सबसे पहले तो यहाँ पर ये ए और ये बी, ये दोनों रेशियो में दिए हुए हैं ना, 2:3, तो जो भी रेशियो में हो उसको हम लोग क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं ना एक्स एक्स के साथ। तो ऐसा लिखें कि हियर ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, सो लेट ए इक्वल टू 2x एंड बी इक्वल टू 3x, कि ए और बी दोनों को 2x और 3x सपोज कर लें, हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ पे एक्स ओ वाई इज़ अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे देखो ये x से शुरू करते हुए कि ये सीधी लाइन बन रही है ना, एक्स ओ वाई ये लाइन। तो अगर स्ट्रेट लाइन हो ना, तो उसके ऊपर जो भी एंगल आया हुआ है ना, जैसे ये एंगल बी, ये ए और यहाँ पे ये एंगल पी ओ वाई, ये तीनों एंगल, ये 1 2 3, ये तीनों एंगल का टोटल कितना होगा, 180 होगा। तो यहाँ ऐसा लिख सकते हैं कि ये B जो पहला एंगल दिया हुआ है, फिर उसके बाद A जो ड्राइंग में दूसरा है, और एंगल POY, ये एंगल POY ये दिया हुआ है, इक्वल टू 180, के तीनों का प्लस 180 होगा। अब उसमें जो सपोज सबकी वैल्यू लिखे ना, तो ये B वो 3x है, उसको सपोज किया था ना B को 3x, ये A को सपोज किया था 2x, तो A की प्लेस पर 2x, और प्लस एंगल पी ओ वाई, तो वो तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि पी ओ वाई इक्वल टू 90, तो पी ओ वाई की प्लेस पर क्या लिखेंगे, 90 इक्वल टू 180, ऐसा आएगा। तो यहाँ पे ये 3x प्लस 2x वो कितना हो जाएगा, 5x, और ये जो 90 है वो 90 को यहाँ माइनस में ले जाएंगे, मतलब कि 180 माइनस 90 हो जाएगा, मीन्स 5x इक्वल टू 90, 180 में से 90 माइनस, तो वो 90 बचा। और जो x से ढूंढना हो तो 5 डिवाइड में, तो x इक्वल टू 90 डिवाइड 5, x की वैल्यू कितने मिल जाएगी, 18 मिल जाएगी। ओके, तो ये तो x मिला 18, हमें x थोड़ी ढूंढना था, हमें तो आखिरी में c ढूंढना था। तो यहाँ जो x मिला ना, वो x की वैल्यू यहाँ रिटर्न a और b में रख सकते हैं ना, जो ऊपर a और b है उसमें ये वैल्यू रखें, कि जैसे समझो अगर a में रखे ना, तो a इक्वल टू 2x सपोज किया था, 2x मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 18, x की जगह पर 18, तो a इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, 36। ओके, ऐसे ही b इक्वल टू, तो b इक्वल टू 3x सपोज किया था, मतलब कि 3 मल्टीप्लाई 18, तो 3 मल्टीप्लाई 18 वो कितना मिल जाएगा, 54, ऐसे आ जाएगा ना। ये समझ आई बात है, ए और बी वो दोनों की वैल्यू मिल गई ना। अब ये जो वैल्यू मिल गई ना हमें ए और बी की, लेकिन हमें ढूंढना था सी, हमें देखो ये फाइंड करना है, ये सी का एंगल। तो अब ये एंगल कैसे मिलेगा, तो इसको थोड़ा लॉजिकली ऐसे ढूंढेंगे कि देखो ये जो बी का एंगल है ना, और ये वाला जो सी का एंगल है ड्राइंग में, ये दोनों मिलकर भी एक सीधी लाइन बनाते हैं, ये बनती है ना सीधी लाइन इनकी। यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं कि हियर एम ओ एन इज अ स्ट्रेट लाइन, आपकी ड्राइंग में ये एम, ये बीच में ओ और आखिरी में एन, ये भी तो एक सीधी लाइन बन रही है ना। और अगर सीधी लाइन बन रही है तो उनका टोटल भी कितना होता है, 180 होता है, मतलब कि b प्लस सी इक्वल टू 180 होगा, बराबर। जहाँ पे b का टोटल या b की वैल्यू कितने लिख सकते हैं, 54, तो b की प्लेस पर 54 प्लस c इक्वल टू 180, और अगर c की वैल्यू ढूंढनी है तो 54 कहाँ जाएगा, माइनस में, मतलब कि c इक्वल टू 180 माइनस 54, तो c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 126। यही हमें आखिरी में ढूंढना था ना, बरोबर ना। समझ में आया कैसे सम्स करना है। तो देखो आज जैसे इनके हमने ये सम्स देखे ना, अब ऐसे ही इसी चैप्टर के बाकी के सम्स हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।